कल हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है, जो कितने भी उससे मिलकर बनी है, 3। एंडोथियल सेल्स ऑफ फेनेस्ट्रेट कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल, जिसको पोडोसाइट या उसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसेस, ठीक है। इसके बाद जो भी चीजें वहां से नीचे गोमेन कैप्सूल में आती है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब असल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसका मतलब क्या है, इसमें लिखे द substances which is filter, it is filtered from the glomeruli is known as glomerular filtrate। मतलब हर वो चीज जो किडनी के अंदर फिल्टर होती है तो उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप लोगों ने लिखना है सोडियम इज फिल्टर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखे सोडियम इज फिल्टर्ड, फर्स्ट वन इज सोडियम विच इज Na+। नेक्स्ट लिखे पोटासियम इज फिल्टर्ड, पोटासियम इज K+, ठीक है। मैग्नीशियम इज फिल्टर्ड, मैग्नीशियम इज Mg++, क्योंकि ये डाइकेटायनिक है। जो सोडियम पोटाशियम है ये मोनोकेटायनिक है, मैग्नीशियम इज डाइकेटायनिक, ठीक है, Mg++। नेक्स्ट लिखे फॉस्फेट, फॉस्फेट ये भी फिल्टर होता है, ठीक है, जिसको हम PO4 कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट। नेक्स्ट लिखे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर इज इजीली फिल्टर, यहाँ पे H2O लिखे वाटर। नेक्स्ट लिखे ग्लूकोज, ग्लूकोज इज फिल्टर इजीली, glucose which is C6H12O6 and a lot of amino acids, अमाइनो एसिड जो है वो भी फिल्टर हो जाती है। एक्चुअली दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दे आर ऑल फिल्टर फ्रॉम द किडनी। ये सारी की सारी जो सब्सटेंसेस किडनी से फिल्टर होती है उनको एज अ ग्रुप हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इसके बारे में लिखे सम ऑफ these substances will be leaked in urine, और यहाँ पे आप लोग यूरिया भी देंगे, ठीक है, यूरिया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया को हमने किस में कन्वर्ट किया था, यूरिया में, और यूरिया एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ किडनी, ये किडनी के जरिए निकल जाती है। leaked in urine and majority is reabsorbed back into kidney, reabsorbed back into kidney by different parts of nephron। इसका मतलब ये बन गया कि जो भी चीजें फिल्टर हो जाती है उनमें से बहुत कम चीजें, कुछ चीजें जो है फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन में जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें फिल्ट्रेशन के बाद ही हम वापस किसको लाएंगे, ब्लड को। और फिल्ट्रेशन के बाद चीजों का ब्लड में वापस आ जाना इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट से होती है। फॉर एग्जाम्पल some of the substances will be reabsorbed back from the PCT, which is called proximal convoluted tubule. Some substances will be reabsorbed back from the loop of Henle, इसमें फिर descending limb and take ascending limb होता है। फिर some reabsorption will done from the DCT, collecting duct and of collecting tubule। इसका मतलब ये है कि these are the different parts of nephron where different substances will be reabsorbed। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पार्ट से कौन कौन सी सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होगी। अब देखिए पहले किस्त में हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर जो सब्सटेंसेस है उसकी फिल्ट्रेशन हो गई। फिल्ट्रेशन के बाद हमने अब इन सब को जो वापस ब्लड में आएंगे उसको रीअब्सॉर्ब करेंगे इन एरिया से, ठीक है, और फिर आखिर में जो चीज बची होगी तो वो फिर कहाँ में जाएगी, यूरिन में जाएगी। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच इज फिल्टर
माइनस रीएब्जॉर्ब प्लस सिक्रीट, दैट विल मेक यूरिन, वो फिर क्या बनाएगी, यूरिन बनाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस मैकेनिज्म के जरिए कहाँ से रीअब्जॉर्ब होगी, पीसीटी। तो हेडिंग दे दे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसका जो हेडिंग है, द सब्सटेंसेस व्हिच इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो जीएफआर के बाद हम जो रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो हम किस हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि जो मैक्सिमम सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है, पीसीटी। यहाँ पे देखे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन of filtered substances is occur in PCT। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। कहते हैं कि अगर 100% चीजें फिल्टर हो जाए तो उसमें 80% चीजों की वापस रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, पीसीटी। यहाँ पे हेडिंग में लेंगे 80 to 85% ऑफ दी सब्सटेंसेस। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, द रीजन बिहाइंड मैक्सिमम reabsorption from PCT as due to, हाँ जी, anyone, as due to presence of dash। It's another MCQ question और ये एनालिसिस स्टेप 1 में भी आ चुका है कि जो पीसीटी है उसके अंदर 80 से 85% सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रुश बॉर्डर्स। इसके अंदर क्या होते हैं, ब्रुश बॉर्डर्स, जिसको हम सिंपली विलाई भी कहते हैं। और जहाँ पे विलाई होती है, जिस तरह इंटेस्टाइन में विलाई है, विलाई विल मेक द सरफेस एरिया मोर फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। तो जहाँ पे ये ब्रुश बॉर्डर या विलाई होती है वो सब्सटेंसेस की अब्जॉर्प्शन एंड ऑफ रीअब्जॉर्प्शन में हिस्सा लेती है। तो नेफ्रॉन का वो पार्ट जिसमें ब्रुश बॉर्डर या फिंगर लाइक विलाई होती है जो सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करती है, तो मैक्सिमम किस पार्ट में होती है, पीसीटी में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टूड पता होना चाहिए कि पीसीटी इज द साइट फॉर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन बिकॉज इट कंटेन ब्रुश बॉर्डर। वो क्या होते हैं, ब्रुश बॉर्डर। ये क्वेश्चन कैसे आता है एनालिसिस स्टेप 1 में, इस तरह था, व्हाट इज द इंटरनल डिफरेंस बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी, दैट पीसीटी कंटेन डैश, आंसर इज ब्रुश बॉर्डर। डीसीटी के अंदर ब्रुश बॉर्डर नहीं होते, अगर होते हैं तो ना होने के बराबर। इस वजह से डीसीटी इज द साइट फॉर लीस्ट या मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, बट बिकॉज ऑफ ब्रुश बॉर्डर पीसीटी इज द साइट फॉर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखे कि पीसीटी अलो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी अलो, हाँ जी, अलो आइसोस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है, आइसोस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन। इसका मतलब यह है कि पीसीटी के अंदर इस तरह की रीअब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। बात समझ रहे कि नहीं। अब ऑस्मोलरिटी डिपेंड अपॉन डैश, याद रखे, ऑस्मोलरिटी डिपेंड अपॉन सॉल्यूट। एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट है। सॉल्वेंट से मुराद क्या है, वाटर है। सॉल्यूट से मुराद पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्वेंट वाटर है। अब देखें, मैं कहता हूँ कि अगर 100, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, 10 ml ये वाटर है, फॉर एग्जांपल इसके लिए 10 mg सॉल्यूट चाहिए, सोडियम चाहिए, कितना, 10 mg। अगर 10 ml वाटर के लिए 10 mg सोडियम हो तो फिर इन दोनों की आपस में बैलेंस बरकरार रहेगी, जिसको हम कहते हैं आइसोस्मोलर स्टेट, सेम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी डिजीज या डायरिया की वजह से ये 5 ml रह गई, वाटर की लॉस हो गया है, लेकिन सोडियम स्टिल कितना है, 10 mg। तो अब ये वो कंडीशन है जिसमें सोडियम की लेवल वाटर पे क्या हो गई, बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर। ऑस्मोलरिटी बढ़ने का मतलब सोडियम का कंटेंट वाटर पे बढ़ जाना है। अगर हम वाटर को कम रीअब्जॉर्ब करें, सोडियम को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करें, तो ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। लेकिन जो पीसीटी है ये जितना वाटर रीअब्जॉर्ब करती है उतने ही अमाउंट में सोडियम को भी रीअब्जॉर्ब करती है, तो ऑस्मोलरिटी पे कोई असर पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसको हम आइसोऑस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। बस समझ गए क्या? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि पीसीटी के अलावा नेफ्रॉन के कोई और पार्ट में आइसोऑस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना सोडियम कंटेंट रीअब्जॉर्ब होगा उतने वॉल्यूम में वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, ताकि ऑस्मोलिटी पे कोई असर ना पड़े। ठीक है जी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पीसीटी is more prone for ischemic changes। ये भी एग्जाम में आता है कि अगर किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, द मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे डिक्रीज ब्लड सप्लाई का असर ज्यादा पड़ता है वो क्या है? पीसीटी। तो पीसीटी इज द साइट ऑफ नेफ्रॉन विच इज मोर प्रोन फॉर द इस्कीमिया। तो अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए किसी भी वजह से और नेफ्रॉन का कोई पहला पार्ट इफेक्ट हो सकता है, तो क्या है? वो पीसीटी है, क्योंकि दिस इज नियर टू ग्लोमेरुलाई एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज प्रोन फॉर इस्केमिक चेंजेस। ठीक है। अब अगर पीसीटी के अंदर इस्कीमिया हो जाए तो वहाँ की लोकल सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, और उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो दैट विल बी अक्यूट, और डेथ ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। और कहाँ की? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ट्यूबुलर सेल की क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस। उस डिजीज को एटीएन कहते हैं, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जो अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है इसके अंदर सेल डेथ होता है, स्पेशली किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में? पीसीटी में, बट वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं डायग्राम की तरफ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए डायग्रामेटिकली, कि अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है पहले तो लेके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब हमने ये डिस्कस करना है कि पीसीटी के अंदर सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। जब सोडियम फिल्टर हो जाए तो सोडियम इज अ एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम यूरिन में लॉस नहीं करना चाहते, तो इसको हम वापस ब्लड में क्या करेंगे? रीएब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है? लेकिन सोडियम की मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किस पार्ट से होती है? पीसीटी से होती है। अब देखें प्लीज, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रा करूंगा, उस डायग्राम के ऊपर हम थ्योरी हल करेंगे। ठीक है जी। डायग्राम कुछ यूं है, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को चाहिए कि वो क्लियर करें। ठीक है। दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद फिर इस तरह ये जगह थोड़ी सी थिन हो जाती है और नीचे की तरफ जाती है, तो दिस इज थिन लिम्ब और थिक लिम्ब, थिन, और ये नीचे की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब। दिस कॉल्ड थिन डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले। और फिर जब ये इस तरह ऊपर जाती है थोड़ा सा, फिर क्या हो जाता है? थिक। इसका नाम क्या है? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब हम यहाँ को फोकस करेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे ये, और फिर इस तरह जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बट फर्स्ट प्रायोरिटी इन द रीअब्जॉर्प्शन वी विल गिव टू व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? पीसीटी, व्हिच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखें यहाँ पे बताए, छोटे छोटे आर्टीरियोल है, देयर कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड लेके आते हैं और वापस कौन लेके जाते हैं? दैट इज कॉल्ड इफेरेंट आर्टीरियोल। ये क्या है? इफेरेंट आर्टीरियोल। अब प्लीज इधर फोकस करेंगे तो समझ आएगी। जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड सेल या ट्यूब्यूल, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। नंबर 1 एमसीक्यू, ये किससे बना है? एपिथेलियल सेल से बना है। और एक ये बात जानकर क्लिनिकली बहुत सारा फायदा देगी, व्हाई एपिथेलियल सेल हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। मैं कहता हूँ जो एटीएन है, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इसमें पीसीटी की जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। अगर पीसीटी के सेल खराब हो जाए तो फिर तो किडनी को खराब होना चाहिए, लेकिन जिसको एटीएन हो वो मरता नहीं है या उसका गुर्दा फेल नहीं होता। इसका वजह यह है कि अगर ये सेल डाई हो भी जाते हैं तो ये सेल एपिथेलियल सेल है, ये अपने आप को दोबारा रीजनरेट करते हैं। तो अगर कोई आप लोगों को ये क्वेश्चन करे, यार ये तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, सेल डेथ हो चुकी है, तो अगर सेल डाई हो जाए पीसीटी में तो या वो बंदा गुर्दे से फारे हो जाएगा? नहीं, याद रखे, जो अगर सेल डेथ हो भी जाए तो वो सेल दोबारा अपने आप को क्या करता है? रीजनरेट, बिकॉज पीसीटी इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अब इसको एपिथेलियल सेल की डिग्री अल्लाह ने क्यों दी है? क्योंकि ये सेल तो डैमेज होंगे फिर ठीक होंगे, डैमेज होंगे फिर ठीक होंगे। अगर ये एपिथेलियल सेल ना होते और अगर ये एक दफा डैमेज होते तो फिर तो काम खत्म होता। फिर कितना परसेंट रीअब्जॉर्प्शन खराब होता? 80 to 25%। तो फिर टॉक्सिन बॉडी में बढ़ जाते, ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब ना होता, सोडियम भी रीअब्जॉर्ब ना होता, देन द पेशेंट विल डाई। इसलिए अल्लाह ने इस एरिया को क्या दिया है? एपिथेलियल सेल।
अब इधर देखे, दिस इज वन ऑफ द एपिथेलियल सेल ऑफ पीसीटी। ये मैंने पीसीटी का एक सेल बनाया है विच इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल है पीसीटी का। अब याद रखें, ये जो एरिया है ये पीसीटी का अंदर वाला पार्ट है, और ये फिर इस तरह के डिफरेंट, मैं यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करूँ, दिस कॉल्ड व्हाट, बोमेन कैप्सूल। प्लीज देखें, यहाँ पे मैं इसलिए 1 by 1 बता रहा हूँ, ये एरिया इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये लूप ऑफ फिनले है, ये कौन सा पार्ट है, शाबाश, दिस इज पीसीटी। अब ये पीसीटी इस तरह के सेल से बना होता है। तो देयर आर वेरी lot of cells which is PCT contain, and these all cells are called epithelial cells। अब हमने उनमें से एक सेल को मैग्नीफाई किया है, बड़ा किया है, ठीक है जी। अब इस सेल को जानना, इसका मतलब पूरे सेल्स को जानना है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये जब इस तरह नीचे आता है तो यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी कि नहीं, यहाँ पे कौन सी कैपिलरी है, पेरिट्यूबुलर और कैपिलरीज, और फिर इस तरह वेन में जाती है, किधर जाती है, वेन्स में। ये हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई में। ये पेरिट्यूबुलर क्या है, कैपिलरी है। अब याद रखें, ये जो एरिया है ये पीसीटी का इनसाइड है। अब ये कोकला, ये ल्यूमेन है, जिस तरह पाइप के अंदर जगह होता है जिसमें वाटर ने जाना होता है, दिस पार्ट ऑफ द पीसीटी इज कॉल्ड ल्यूमेन। इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन। मतलब कोई भी जो इंटरनल पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। अब प्लीज याद रखें, पीसीटी जो सेल है इसके दो फेसेस है, इसके दो चेहरे हैं। इस सेल का एक पार्ट ये है जो ल्यूमेन की तरफ है, समझ रहे कि नहीं, एक पार्ट वो है जो किसकी तरफ है, कैपिलरी की तरफ है, बात समझ रहे कि नहीं। पीसीटी सेल का वो पार्ट जो किसकी तरफ है, शाबाश, ल्यूमेन, इसको कहते हैं लूमिनल सरफेस। इसको क्या कहते हैं, लूमिनल सरफेस। क्लियर है कि नहीं, ये आप लोगों को बिल्कुल डेप्थ वाली फिजियोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेल है, इस सेल का ये वाला जो सरफेस है ये किसकी तरफ है, शाबाश, दैट इज कैपिलरी, दैट इज कॉल्ड बेसोलेटरल सरफेस। इसका नाम क्या है, बेसोलेटरल सरफेस। तो प्लीज ये दो बातें पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ कि कौन कौन सी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नंबर 1, द पार्ट ऑफ पीसीटी सेल which is toward the lumen is called luminal surface, and the part of PCT cell which is toward the capillary is called basolateral surface। समझ रहे कि नहीं। अब इधर देखें, अब आते हैं यहाँ पे, इस basolateral surface के ऊपर यहाँ पे एक पंप होता है, क्या होता है, पंप, और इस पंप के लिए सोडियम पोटाशियम ने फ्लो करना होता है। तो इस पंप का नाम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है। कौन सा पंप है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। ये भी एक एमसीक्यूज आता है एग्जाम के अंदर कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप पीसीटी के सेल में किस सरफेस पे होता है, बेसोलेटरल सरफेस पे होता है, ठीक है जी। अब देखें, मैं यहाँ पे दो वर्ड लिखना चाहता हूँ। नंबर 1 सिम्पोर्ट, ये हम जिक्र करेंगे, और एक हम जिक्र करेंगे एंटीपोर्ट। किसका जिक्र करेंगे, एंटीपोर्ट। तो प्लीज याद रखें, अगर हम ऐसा ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें दोनों मॉलिक्यूल की डायरेक्शन एक जैसी हो, या तो दोनों मॉलिक्यूल सेल को जाते हो या दोनों मॉलिक्यूल सेल से आते हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, सेम, इसको सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एस फॉर सिमिलर ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब यह है कि सेम डायरेक्शन, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगी उसमें मॉलिक्यूल की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, दैट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। और अगर हम याद रखें, इस सिम्पोर्ट का एक और नाम भी अगर आप लोग याद रखना चाहे, इट इज आल्सो नोन एज को ट्रांसपोर्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, को ट्रांसपोर्ट। को मीन के सेम डायरेक्शन में कंबाइंडली एक दूसरे के साथ जाते हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल सेल में जा रहा हूँ और एक मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहा हूँ, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसको एंटीपोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंटी मीन अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ जाते, एक सेल को जा रहा है एक सेल से बाहर आ रहा है, वैसे को हम क्या कहेंगे, एंटीपोड कहते हैं। अब देखिए, ये जो दो मार्कर्स है, इन दोनों मार्कर को अगर मैं इस तरह छोड़ दूं और ये इस तरफ जा रहे हो तो ये क्या है, ये सिम्पोर्ट है। अगर इसको हम इस तरह छोड़े तो ये फिर क्या है, ये एंटीपोर्ट है। क्लियर है कि नहीं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ प्रॉपर। नंबर 1, यहाँ पे हम सोडियम की रिब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं। किस चीज की, सोडियम। ब्लड के अंदर जो सोडियम यहाँ पे आए हैं, ये फिल्टर होता है कि नहीं। अभी जो फिल्ट्रेट में मैंने जिक्र की थी उसमें एक सोडियम है कि नहीं, सोडियम इज फिल्टर इन द किडनी। जब सोडियम मॉलिक्यूल है, ये जब यहाँ ग्लोमेरुलाई से इस कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, फिल्टर। बात समझ रहे कि नहीं। तो सोडियम के साथ साथ ब्लड में जो आया हुआ ग्लूकोज है ये फिल्टर होता है कि नहीं। याद रखें कि नॉर्मली ग्लूकोज भी क्या होता है, जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज, ये भी फिल्टर होता है। बात समझ गए कि नहीं।
अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का एक लिस्ट बना है, उसमें सोडियम भी है और ग्लूकोज भी है। अब यहाँ पे ये कौन सा सरफेस है, ल्यूमिनल सरफेस। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है, यहाँ पे इसका भी हमें नाम पता नहीं है। याद रखें जो ल्यूमिनल सरफेस है पीसीटी के अंदर, इसमें हजारों ट्रांसपोर्टर पड़े होते हैं। अब उनमें से हम एक को इसलिए टारगेट करते हैं कि हमने स्पेसिफिक किसको डिस्कस करना है, सोडियम को डिस्कस करना है। अब देखें यहाँ पे जो सोडियम है, ये जो फिल्टर होता है तो उसका रेशो यहाँ पे ज्यादा होगा कि कम, हाँ जी ज्यादा। यहाँ पे 100 सोडियम थे और 100 फिल्टर हो गए, तो यहाँ पे 100 है, अब यहाँ पे सोडियम कम है कि ज्यादा, कम। तो हाइयर कंसंट्रेशन से किधर जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। अब इस पीसीटी सेल के अंदर यहाँ पे ब्रुश बॉर्डर्स है कि नहीं। अब ये जो ब्रुश बॉर्डर्स है ये इस सोडियम को अट्रैक्ट करने की हेल्प भी करता है, क्लियर है कि नहीं। तो जब सोडियम फिल्टर हो जाए तो इसकी टारगेट ये है सोडियम की कि यहाँ से जनाब आए और इस ट्रांसपोर्टर के जरिए सेल के अंदर चला जाए। बस समझ रहे कि नहीं। जब ये सोडियम इधर से अंदर चला जाता है तो ये अकेला नहीं जा सकता। सोडियम चाहता है कि ये ट्रांसपोर्ट कहता है कि मैंने एक बंदा नहीं लेना, सोडियम को कहता है कि आपने अगर अंदर आने तो अपने साथ किसको भी ले आए, ग्लूकोज को। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे याद रखे कि सोडियम और ग्लूकोज दोनों मिलकर इस ट्रांसपोर्ट के जरिए पीसीटी सेल में अंदर जाते हैं। किधर जाते हैं, अंदर जाते हैं। अब एक्सक्यूज है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है इसने जो काम किया है, उसने सोडियम को इन किया है कि आउट किया है, हाँ जी इन किया है। इधर देखिए, इसको अगर हम याद रखें तो इसने सोडियम को इन किया है और साथ में किस पे इन किया है, ग्लूकोज। और ये दोनों एक डायरेक्शन में गए हैं, अपोजिट, हाँ जी एक, इसको कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। इसका नाम क्या बन गया, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। अब ये दोनों जो चीजें हैं ये सेल को अंदर जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट, तो सेम डायरेक्शन को को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन इस को ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीजें गई है, सोडियम एंड ग्लूकोज, तो इसका नाम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट हो गया। समझ गए कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन एग्जाम कि सोडियम आफ्टर फिल्ट्रेशन enter to PCT cell by the help of which transport? आंसर इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। किडनी को समझना, इस एरिया को समझना है। किडनी है यही, ये चीज समझ आ गई तो पूरी किडनी खत्म है, फिर आगे फिर पढ़ना ही नहीं, ये खत्म हो गई। क्योंकि पीसीटी के अंदर 2-3 घंटे लगते हैं समझने के लिए, क्लियर है कि नहीं। तो पहले हम सोडियम पढ़ रहे हैं, तो देखें अब यहाँ तक सारे क्लियर है कि नहीं। अब ये जो सोडियम ग्लूकोज अंदर चले गए हैं, अब प्लीज याद रखें ये जो सोडियम ग्लूकोज है, प्लीज याद रखें ग्लूकोज इस सेल से, इधर देखें ये जो ग्लूकोज है ये सेल से इस तरह जाएगी, किस सरफेस के तरफ, बेसोलेटरल। और ये बेसोलेटरल सरफेस से विदाउट एनीथिंग ये फ्रीली डिफ्यूज होता है। क्या होता है, हम कहते हैं बेसोलेटरल सरफेस अलो ग्लूकोज फ्रीली, मतलब ये जो सरफेस है ये ग्लूकोज को फ्री अलो करता है। ये जो सरफेस है ये ग्लूकोज को अलो तब करेगा जब इसके साथ क्या हो, सोडियम हो। बात समझ रहे कि नहीं। ल्यूमिनल सरफेस पे कितनी चीजें एंटर हो गई है, 2, लेकिन बेसोलेटरल सरफेस पे सोडियम अकेला बाहर जाता है, ग्लूकोज अकेला बाहर जा सकता है। बात समझ गए कि नहीं। और याद रखे इफ द क्वेश्चन कम बाय विच मैकेनिज्म, आंसर इज डिफ्यूजन। किस मैकेनिज्म, डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से ये जो ग्लूकोज है सेल से बाहर गया और बाहर जाकर यहाँ पे कैपिलरी के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं कि नहीं, तो ये एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा। तो हमने सोडियम फिल्टर किया और उसको यहाँ से लेकर फिर वापस कैपिलरी को डाला है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। किसकी रीअब्जॉर्प्शन हो गई, ग्लूकोज की। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये कौन सी चीज बच गई है, सोडियम। अब हमारा टारगेट ये है कि सोडियम को कैपिलरी में जाना है, लेकिन सोडियम ग्लूकोज की तरफ फ्रीली डिजॉल्व नहीं होता। बेसोलेटरल सरफेस से रीअब्जॉर्ब होने के लिए ग्लूकोज को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सोडियम अकेला नहीं जा सकता, तो इसने इस पंप के जरिए जाना है। कौन से पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। बात समझ रहे क्या नहीं। अब ये सेल का बाहर एरिया है और ये सेल का अंदर, सेल के बाहर एरिया में क्या मतलब क्या ज्यादा है, पोटाशियम, और अंदर सोडियम। अब ये सोडियम सेल से बाहर जाएगा कि नहीं, जब ये सेल से बाहर जाएगा तो इसकी वजह से सेल को क्या मिलेगा, पोटाशियम। और ये हम डिस्कस करेंगे कि इसके साथ फ्यूचर में क्या होगा, क्लियर है कि नहीं। अब सोडियम की बदले में हमने बाहर से क्या लिया है, पोटाशियम। अब हमने कहता हूँ सोडियम इज ई फ्लक्स, सोडियम क्या है, ई फ्लक्स। जब याद रखे कितने सोडियम बाहर जाएंगे, 3, तो कितने पोटाशियम आएंगे,
2 पोटाशियम आएंगे, ये हमने पढ़ा था कि नहीं? तो याद रखे ये सोडियम पोटाशियम, याद रखे सेम ट्रांसपोर्ट है कि अपोजिट? अपोजिट। तो सोडियम पोटाशियम एंटीपोर्ट है, इसका नाम क्या है? सोडियम पोटाशियम एंटीपोर्ट है। यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज सेम पोर्ट है, या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एंटीपोर्ट है। क्लियर है कि नहीं? सोडियम इज विद चार्ज, सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम इज पॉजिटिव चार्ज, बट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। मैं ये सोडियम बाहर लेके जाना चाहता हूँ, पोटाशियम अंदर। अगर ये एक दूसरे के सामने आ जाए तो होना चाहिए कि ये क्या करे? रिपेल करे, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगे? जब इस पे हम एनर्जी लगाए। क्या लगाए? एनर्जी, और वो एनर्जी एटीपी से आएगी, और एटीपी से एनर्जी निकालने वाला एंजाइम क्या है? एटीपेज। इस पंप का नाम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है। अब समझ गए कि नहीं? तो ये पंप तब तक नहीं चलेगा जब तक इस पंप के अंदर कौन सा एंजाइम काम ना करे? एटीपीएस काम ना करे। अब समझ गए कि नहीं? अब हमने सोडियम ग्लूकोज को यहाँ से लिया है और ब्लड को डाला है। क्लियर है कि नहीं? अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट सोडियम ग्लोमेरुलाई के अंदर फिल्टर होता है? आंसर इज 100%। अब सोडियम जो है 100% फिल्टर होगा। अगर ब्लड के अंदर कितना परसेंट सोडियम है? 100, तो कितना परसेंट फिल्टर होगा? 100। और हमने रीएब्सॉर्ब भी कितना परसेंट करना है? 100। लेकिन हम अब किस जगह को बात कर रहे हैं? तो पीसीटी से सोडियम की रीएब्सॉर्प्शन 67% होती है। ये भी एग्जाम में आता है। 100 का 67% सोडियम रीएब्सॉर्प्शन किस पार्ट से होती है? पीसीटी से होती है। अब आप लोग कहोगे कि पीसीटी तो 80-85% करती है, और सोडियम के नहीं है, वो सब की इकट्ठी है। ओवरऑल 80-85% होते हैं, जिनमें से सोडियम कितना परसेंट जाते हैं? 67। कितना परसेंट सोडियम रह गया है? 33%। ये फिर पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं? तो फिर लूप ऑफ हेनले का पहला पार्ट क्या है? डिसेंडिंग लेम है, और फिर क्या होगा? असेंडिंग, फिर डीसीटी होगा। ये जो 33% है उसमें जो हम पढ़ेंगे बाद में 25%, कितना परसेंट? 25% इसकी रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले से होगी। कहां से होगी? लूप ऑफ हेनले। तो कितना परसेंट रह गया? 8। तो 8% है वो डीसीटी से होगी। कहां से होगी? डीसीटी से होगी। अब समझ गए कि नहीं? मैं आप लोग को यही समझा रहा हूँ कि सोडियम फिल्टर कितना परसेंट हुआ था? 100। उसने रीअब्सॉर्ब भी 100% होना है, लेकिन एक एरिया से क्या? डिफरेंट एरिया से डिफरेंट। उनमें से 67% पीसीटी से जाएगा, 25% लूप ऑफ हेनले से जाएगा, और 8% डीसीटी से जाएगा। तो 100% होगा कि नहीं? अब ये भी एमसीक्यूज है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम अगर फ्रॉम पीसीटी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइट ऑफ नेफ्रॉन फॉर सोडियम रीअब्सॉर्प्शन एक्सेप्ट, तो उनमें से पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, ये 3 ठीक होंगे, चौथा गलत होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये सोडियम रीअब्सॉर्ब ना हो जाए तो फिर ये किधर जाएगा? यूरिन में जाएगा। और जब सोडियम जाएगा यूरिन में तो अपने साथ किसको ड्रैग करेगा? वाटर को ड्रैग करेगा। तो सोडियम अगर यूरिन में जाएगा तो ये वाटर ड्रैग करेगा यूरिन में कि नहीं? तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। बात नहीं समझे? मैं कहता हूं कि सोडियम तो नॉर्मली रीअब्सॉर्ब होता है, कितना परसेंट? 100। अगर सोडियम को रीअब्सॉर्ब ना करने दे, मैं कहता हूं एक, मैंने बाहर से दिस ए इज अ ड्रग, ये ड्रग है, ये मैंने दे दिया पेशेंट को। एक और बात याद रखें, चाहे दुनिया में कोई भी ड्रग हो, वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कहां पे ब्लॉक नहीं कर सकता? पीसीटी। सोडियम के साथ खेल खेलना या तो या हम लूप ऑफ हेनले में कर सकते हैं या डीसीटी। ये यूनिवर्सल रीअब्सॉर्बर है, इस पे हम काम नहीं कर सकते। ये वो सोडियम है जो जिंदगी के लिए चाहिए। बात समझ गए क्या नहीं? तो अगर एक ड्रग मैंने दिया जिसने किस एरिया पे काम किया? लूप ऑफ हेनले, और उसने सोडियम की वापस रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर दिया, तो सोडियम कितना परसेंट नहीं जाएगा वापस? 25। वे किधर जाएगा? यूरिन में। और यूरिन में जितना 25% सोडियम जाएगा उतना वो क्या ड्रैग करेगा? वाटर। तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? तो ऐसा ड्रग जो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाए डायूरेटिक होता है। क्या होता है? डायूरेटिक। लेकिन ये वो डायूरेटिक है जिसने काम किस एरिया पे किया है? तो इसको लूप डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप डायूरेटिक, जिसको लेजिक्स कहते हैं, फ्यूरोसिमाइड कहते हैं। तो लेजिक्स इंजेक्शन के बाद इंसान की यूरिनेशन बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है, क्योंकि सोडियम वाटर ड्रैग करता है। क्लियर है कि नहीं? मैं एक ड्रग देता हूँ बी नंबर, उसने जाकर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक की है, कहां से? डीसीटी। कितना परसेंट? तो वो भी वाटर ही ड्रैग करेगा, लेकिन उतना ज्यादा
नहीं करेगा। तो माइल्ड यूरिन ज्यादा होगा, वो थायजाइड डायूरेटिक है। क्या है? थायजाइड। तो लूप डायूरेटिक एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले, प्रिवेंट 25% रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। लेकिन जो थायजाइड डायूरेटिक है इट प्रिवेंट 8% रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बट एक्ट ऑन डीसीटी। अभी तक हमने फार्मा पढ़ी भी नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजी आप लोगों को फार्मा सिखा रही है। क्लियर है कि नहीं? इफ यू नो द फिजियोलॉजी तो फार्माकोलॉजी इज वेरी इजी। क्लियर है कि नहीं? तो जो हम पढ़ते हैं डायूरेटिक, थायजाइड, लूप, इसकी वजह आप लोग को आना चाहिए कि है क्या और कहाँ पे काम करते हैं। अभी तक हमने सोडियम रिअब्जॉर्प्शन पढ़े। अब यह कि इसके साथ जो मेन पॉइंट आप लोगों को बताने लगा वो ये है, यहाँ पे लेके कि फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इधर देखे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये हम दो में डिवाइड करते हैं। इससे एक एमसीक्यूज आता है ट्रांसपोर्ट। एक हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये तो सबको पता होना चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसपे एनर्जी लगे, जिसपे क्या लगे? एनर्जी। और पैसिव वो है जिसपे एनर्जी ना लगे। So the difference between these two is expenditure of energy. So that is expenditure of, हाँ जी, एनर्जी इसमें लगेगी क्या? नहीं। और उसमें एनर्जी नहीं लगती। ठीक है जी, नो एनर्जी। अब देखें यहाँ पे जो मेन पॉइंट है प्लीज याद रखें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हम पे दो में डिवाइड करते हैं। मजीद कितने में? दो में। वन इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव, एक का नाम क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरे का नाम होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अनदर इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव। ठीक है जी। अब इसकी डिफरेंस क्या है? एनीवन? प्राइमरी एक्टिव वो है वो ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी ले रहे डायरेक्ट एटीपी से, उसका नाम क्या है? प्राइमरी एक्टिव। यहाँ पे लेके टेक एनर्जी डायरेक्ट फ्रॉम वेयर? एटीपी। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव। इसमें लेके, हाँ, और ये मैं देखिए इतना बड़ा लिख लेता हूँ कि आप लोग के जहन में बैठ जाए, क्योंकि क्वेश्चन ही होता है एग्जाम के अंदर, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। ये आप लोग फिर एग्जाम के दिन नहीं कि उंगलियां शुमार करो कि यार किधर था प्राइमरी एक्टिव सेकेंडरी। ये चीजें फिर फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि बस देखकर पता लगाए कि सर ने बताया तो ये आंसर है। ठीक है ना? तो प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव में याद रखें, यहाँ पे लेके टेक इनडायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम एटीपी, इनडायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब ये भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है। एक बात तो तय हो गई, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी, दोनों में एनर्जी का लगना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव के अंदर हमेशा क्या लगती है? एनर्जी लगती है। अब इधर देखें, इस सेल को देखते हैं, इसकी कंसेप्ट को देखें। इधर ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप ट्रांसपोर्ट। बात समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे जो सोडियम ने बाहर जाने तो पोटासियम को अंदर आना पड़ेगा, लेकिन इस डायरेक्ट नहीं आते जब तक क्या लगा जाए? एटीपी यूज ना की जाए। इस ट्रांसपोर्ट में एटीपी डायरेक्ट यूज होती है कि नहीं? तो सोडियम पोटासियम पंप इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे लेके इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप। क्या होता है? सोडियम पोटासियम एटीपीएस। इसमें डायरेक्ट एटीपी से एनर्जी लगती है कि नहीं? डायरेक्ट एटीपी से लगती है। क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखे, हाँ बहुत इंपोर्टेंट है ये जो ट्रांसपोर्टर पड़ा है ना, ये रेड वाला, ये वाला, इधर देखिए ये कौन सा सरफेस है? ल्यूमिनल। इस ल्यूमिनल सरफेस पे ये जो ट्रांसपोर्टर पड़ा है ये डायरेक्ट सोडियम ग्लूकोज को नहीं ले सकता, ये डायरेक्ट को नहीं ले सकता। डायरेक्शन के लिहाज से तो सेम जा रहे ना, तो क्या है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है इसको चार्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चार्ज, एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे इतना एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस हल्का धक्का देना चाहिए, फिर मैं इन दोनों को अंदर करा सकता हूँ। अब वो जो हल्का धक्का है वो कहाँ से आएगा? वो इस पंप की एनर्जी से आएगा। कौन से पंप की? सोडियम पोटासियम। यहाँ पे ये यूज करना है। ठीक है, देखे इधर तो ब्लास्ट चाहिए, बम ब्लास्ट हो जाए तो जहाँ पे बम ब्लास्ट हुई है उससे नुकसान होगा उस जगह पे, क्या नहीं? वो प्राइमरी केस है, प्राइमरी एरिया। अब बम ब्लास्ट खुदा ना खास्ता एक एरिया में हुए है, इस एरिया में, तो उसका नुकसान उस रूम तक जाएगा कि नहीं?
अब बम ब्लास्ट तो इधर हुई है लेकिन नुकसान उधर भी जाएगा, तो बम की एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही, एनर्जी फ्लो कर रही है, और ये जाकर उस एरिया को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा करेगा कि कम, कम करेगा, एनर्जी कम जाएगी। ये कहता है कि भले मुझे डायरेक्ट एटीपी ना दे, लेकिन जब यहाँ पे एटीपी तोड़ी जाए उससे कुछ एनर्जी मुझे एक्टिवेशन के लिए भी चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? तो बात ये तय हो गई कि दिस ट्रांसपोर्ट रिसीव सम एनर्जी फ्रॉम एटीपी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिस पे ये सोडियम ग्लूकोज को अंदर कर सके। तो जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एनर्जी का होना जरूरी है कि नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसलिए दिस को ट्रांसपोर्ट इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये किस में आता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में लेके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, समझ गए जी? तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत मिसाल दे रहा हूँ। 60% जो सोडियम है वो किसके थ्रू रिजर्व होगा? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक पेशेंट डायबिटिक है, क्या है? डायबिटिक, उसका शुगर लेवल पहले से क्या है? ज्यादा, तो उसका ये रिब्जॉर्प्शन होना चाहिए। फिर से सुन ले, अब पेशेंट इज डायबिटिक जिसका पहले से ब्लड शुगर क्या है? ज्यादा, तो उसका शुगर तो हमने कम करना है, तो उसका ये वाला ग्लूकोज वापस जाना चाहिए। अगर ये वापस गया तो उसका ब्लड शुगर मजीद ज्यादा, तो हमने ऐसा ड्रग भी देना है उस पेशेंट को जो इस ग्लूकोज को वापस जाने ना दे। तो ऐसे ड्रग जो हम डायबिटिक पेशेंट में दें और वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को क्या करे? इनहिबिट करे, तो फिर ये ग्लूकोज हाँ जी वापस जाने की बजाय किधर जाएगी? यूरिन में जाएगी, और ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? कम। उन ड्रग को सीटाग्लिप्टिन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये हम डायबिटिक पेशेंट में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सम ड्रग डिक्रीज शुगर लेवल इन डायबिटिक पेशेंट बट दे एक्ट ऑन विच ट्रांसपोर्ट? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। क्लियर है कि नहीं? सोडियम भी इफेक्ट होता है, लेकिन अब ये बात मैं समझाने लगा हूं, ये जो सोडियम है, सोडियम ये किसके साथ जा रहे हैं? अब लोगों के सर में क्लियर हो गया, क्योंकि मैं बात समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि सर अगर सोडियम इफेक्ट होगा तो 67% तो यूरिन में जाएगा, फिर बॉडी सर्वाइवल के लिए जो सोडियम है वो तो नहीं रहेगा। आपका जहन ये है कि नहीं? अब असल में इस पीसीटी एरिया से मैंने कहा इसमें एक ट्रांसपोर्टर है कि बहुत ज्यादा, कुछ ट्रांसपोर्टर पे अमाइनो एसिड ने अंदर जाना है, कुछ ट्रांसपोर्टर पे फॉस्फेट ने अंदर जाना है। बात समझ रहे कि नहीं? जो चीजें हमने फिल्ट्रेट पढ़ी है 80% तो कहां से जाएगी, और हर एक के लिए अपना अपना क्या होना चाहिए जो हमने आगे पढ़ना है। अब अमाइनो एसिड भी अकेला नहीं जा सकती जब तक इसके साथ क्या ना मिले? सोडियम ना मिले। इसका मतलब यह है कि सोडियम ग्लूकोज के साथ 67% नहीं जाती। ओवरऑल सोडियम सब चीजों के अंदर किसके अंदर? पीसीटी में 67% जाएगी, जिनमें से कुछ फ्रैक्शन जो है वो किसके साथ जाती है? ग्लूकोज के साथ जाती है। तो अगर वो इफेक्ट कर भी ले तो उसका मतलब असर जो है वो बॉडी पे नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जो सीटाग्लिप्टिन लोग लेते हैं ना, वो आते कि डॉक्टर साहब मुझे गुर्दे में दर्द है, या जब मैं यूरिन पास करता हूँ उसमें बर्निंग सेंसेशन है, सूजश है। वाई? जो बंदा सीटाग्लिप्टिन लेता है उसको आपने कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। वजह यह है कि अगर वो ड्रग इस सोडियम ग्लूकोज को अंदर जाने ना दे तो ग्लूकोज जो है वो किडनी में ज्यादा रहेगी कि रिब्जॉर्ब होगी? किडनी में रहेगी, और किस में जाना शुरू करेगी? और जहां पे ग्लूकोज ज्यादा रहेगी किडनी में ज्यादा टाइम के लिए, तो हाई शुगर इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? शुगर चाहिए। तो इन लोगों में यूटीआई होगी कि नहीं? तो सीटाग्लिप्टिन यूज की वजह से पेशेंट को रिकरेंट क्या होता है? यूटीआई होता है। बात समझ गए क्या नहीं? तो उसके लिए पेशेंट को बार बार पानी लेना पड़ता है ताकि जो शुगर है उसको यूरिन में बाहर निकालते जाए। ऐसा ना हो कि शुगर रहे और वो बार बार क्या करे? इन्फेक्शन कराए। अब समझ गए कि नहीं? तो हम आगे देखें, ये सारी लॉजिक जो है इस एक फिजियोलॉजी वाले पॉइंट में पढ़ी है। फिजियोलॉजी इज द की, ठीक है ना? अब यहाँ पे सोडियम को हमने रिब्जॉर्ब किया है, लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया है ये जो पोटासियम है, अब इसके साथ आगे क्या होगा? अमाइनो एसिड। यहाँ पे हमने एक और चीज भी अंदर करनी है, H2 बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? बाइकार्बोनेट। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक बॉडी की पीएच न्यूट्रल ना हो। क्लियर है क्या नहीं? और दैट इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट
डिवाइड बाई PCO2। ये हमने पढ़ना है। एसिड बेस बैलेंस का नाम सुना है कि नहीं? बफर सिस्टम का नाम सुना है कि नहीं? ये हमने पढ़ना है। कहते जो pH है ये 7.35 से 7.45 होना चाहिए। अब ये जो HCO3 है, HCO3 ये ब्लड में होना चाहिए, लेकिन ये फिल्टर होके लॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये लॉस हो गया, अब ये यहाँ से रिब्जॉर्ब ना हुआ और ये किधर चला गया? यूरिन में। ऐसा ड्रग है कि तो इस HCO3 को किधर फेंकता है? यूरिन में। तो फिर याद रखे बॉडी के अंदर HCO3 का वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो पेशेंट डेवलप एसिडोसिस। किस में जाएगा? एसिडोसिस। और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर मेनी मेटाबॉलिक एंजाइम काम नहीं करते। क्लियर है कि नहीं? तो अब कैसे करना है इसको, हमने रिजॉल्व कैसे करना है वो हम आगे फिर पढ़ेंगे, क्योंकि अलग 1 घंटा है। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर आई विल कवर दिस ऑल एरिया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम, वो ये है कि चाहे सोडियम हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे अमाइनो एसिड हो, चाहे फॉस्फेट हो, इन सब की रीएब्जॉर्प्शन PCT से डायरेक्ट होती है। क्या होती है? डायरेक्ट। एक्सेप्ट आंसर इज बाइकार्बोनेट। किसके? बाई का। इसका मतलब ये है कि सोडियम को सोडियम की शक्ल में अंदर किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज की शक्ल में अंदर। वो अलग बात है कि इस पे एनर्जी लगे या ना लगे, लेकिन हम HCO3 को HCO3 की शक्ल में अंदर नहीं डाल सकते। हम इसको तोड़ेंगे, उसकी टुकड़े अंदर करेंगे और इसको अंदर फिर जोड़ेंगे, क्या बनाएंगे? HCO3 बनाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब HCO3 किस सरफेस से उसी हालत में अंदर नहीं जा सकता। इसको हम ट्रिक के जरिए अंदर करेंगे और अंदर इसको यहाँ पे तोड़कर अंदर करेंगे और यहाँ पे फिर जोड़ेंगे और HCO3 बनाएंगे। बात समझ रहे? लेकिन टारगेट ये है कि इस HCO3 को भी यहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है? कैपिलरी तक। तो एवरी सबस्ट्रेट, एवरी फिल्ट्रेट reabsorb from PCT directly except one, answer is bicarbonate। and if someone asks you कि बाइकार्बोनेट का वापस आना ब्लड में क्यों जरूरी है? to maintain the pH of body। अगर ये ना हुआ तो pH डिस्टर्ब होगा, एसिडोसिस होगा और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर एंजाइम काम नहीं करते। समझ गए कि नहीं? दिस व्हाट ऑल अबाउट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जिसने सीख लिया उसको किडनी की सारी कहानी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर मंडे का वो हमने ये एरिया पूरा खत्म करना है। फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर इसके बाद DCT और इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। जिसने कंजक्टिव 3 से 4 लेक्चर लिए याद रख। हाँ, मंडे से जो ऑनवर्ड हमारी क्लासेस इंशाल्लाह फ्राइडे तक होगी। क्लियर है कि नहीं? फ्राइडे को आखिरी क्लास होगी, चाहे क्लास में एक बंदा बैठे हो चाहे 10 हो। वी विल कंटिन्यू द क्लास एज इट इज। और मैंने ईद के बाद उस एरिया से फिर स्टार्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो इतना मेहनत कर चुके हैं, ये 2-3 दिन के अंदर भी करें ताकि अपने कोर्स को सम अप कर सके। इस 4 से 5 दिनों के अंदर आई विल गो थ्रू होल रीजनल सिस्टम। ये मेरा टारगेट है, खत्म करना है। आज बायोकेम खत्म हुई है, मंडे से डबल क्लासेस हम रीजनल सिस्टम के लेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कमिंग वीक है वो सारा का सारा रीजनल सिस्टम है। फिर जो कमिंग मंडे से फ्राइडे तक क्लास होगी। फिर नेक्स्ट मंडे जो मंडे है, नेक्स्ट मंडे से लेके संडे तक ये फिर 1 वीक ऑफ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मंडे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है चीजें। तो ईद के बारे में अगर किसी ने ये सोचना है कि कितनी छुट्टी होगी तो 1 वीक। ठीक है, मतलब मंडे टू मंडे, लेकिन 1 वीक नहीं 9 डेज बनते। सैटरडे संडे भी तो छुट्टी आ जाएगी ना अपनी, इसका मतलब 9 डेज है। लेकिन जो वर्किंग हमारी जो डेज है वो 1 वीक का होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जहन में अगर कुछ काम आगे पीछे करने हैं तो फिर कर ले। और ईद के बाद हमने फिर इंशाल्लाह और भी रिदम पर करनी है, ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों की रहती है जो बंदे इन प्रोग्रेस है, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ में वो अपने काम को जारी रखे। जिसकी एंडिंग की तरफ जा रही चीजें, वो जो मेन चीजें रहती है उसकी इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। लेकिन मंडे टू फ्राइडे इंक्लूडिंग फ्राइडे विल बी क्लासेस इंशाल्लाह। ठीक है, तो एवरीवन कमिट टू योरसेल्फ। देखिए, जो बंदा ये 1 वीक पढ़ेगा उसको छुट्टी मनाने में मजा आएगा कि वो कुछ पढ़ के जाएगा। आप लोग को मैं यकीन से कहता हूँ, जो बंदा पूरा महीना पढ़े 2 दिन सिर्फ ना आए उसको रिग्रेट होता है कि यार मैं क्यों कल नहीं गया था, मुझे तो बहुत सारी चीजें मिस हो गई। एक्चुअली द वे यू पीपल गो इन द स्टडी, कीप गोइंग एंड कंटिन्यू इट। आज अगर कोई बंदा है फिर भी ये लेक्चर हुआ है, कल को कोई नहीं होगा फिर भी ये लेक्चर होगा। तो कहने का मतलब एट द एंड ऑफ द डे कीप गोइंग एज इट इज यू पीपल गोइंग फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस वीक। ठीक है ना? तो ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक आ गया तो पूरा सिस्टम चला जाएगा और ये सिस्टम आप लोगों को कोई नहीं दोहराएगा फिर। ठीक है, ये फिर खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों के बीच में से पूरा सिस्टम उड़ गया
इसमें फिजियो पे तो फार्मा समझ नहीं आई तो कोई फिर आगे क्या समझाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। इंजीनियर सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट मोर इजियर, ठीक है। तो सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे, ठीक है। ओके, क्लिनिकल वाले क्लास में बैठे। हाँ हाँ, ये जो कुछ कार्ड बने हैं ये भी ले ले, अगर कोई बंदा क्लास में है। अरूज, रिशियाल, बेचारे वो लड़ते हैं, चलो ठीक है। अब्दुल्ला, मोहम्मद, हनीफ आए हैं, हनीफ, सफवान, फातिमा, तलहा, हमजा, लियाकत,